नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज का विषय है डेडलाइन बड़ी या लाइफलाइन। देखिए, एक बहुत गहरा वाक्य है और इससे जुड़ा हुआ जो वाक्य है वो भी बहुत दुखद है। और समाचारों में, सोशल मीडिया में आपने सबने पढ़ा कि ईवाई में काम करने वाली एक यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट 26 साल की एना सेबेस्टियन, और उनकी मौत हो गई। उनकी माँ ने चिट्ठी लिखी ईवाई को कि वर्कलोड इतना ज़्यादा था जिसकी वजह से उनकी बेटी की ये स्थिति हुई कि जान ही चली गई। जवाब भी दिया गया चिट्ठी का, और फिर एक चिट्ठी जो पूरे कर्मचारियों को लिखी गई, उसमें कहा गया कि भाई कंपनी के अंदर इस तरह का ध्यान रखा जा रहा है या ध्यान रखा जाएगा, और ज़्यादा जहाँ पर वर्क लाइफ बैलेंस की बात होगी, किसी पर अनावश्यक बोझ ना हो, स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाए। तो एक घटना घटी जो कि दुखद है, लेकिन इस घटना ने ढेर सारे सवालों को जन्म दिया। और ये सवाल सबके लिए हैं, एक इंडिविजुअल के लिए, एक एम्प्लॉय के लिए, एक एम्प्लॉयर के लिए, एक पूरे वर्किंग एनवायरनमेंट के लिए, पूरे देश के लिए। हालांकि जो हमारे देश की लेबर मिनिस्ट्री है उसने कहा भी कि पूरा मामला बहुत गंभीर है और इस मामले की जांच करेंगे, और सब तरफ इसको लेकर बातचीत हो रही है। लेकिन इसमें से जो बड़ा पॉइंट है वो ये है कि क्या हमारी वर्क लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ, इन सब में बैलेंस होता है? क्या हम उसके महत्व को भी समझते हैं? दोनों जगह पे हम एज एन इंडिविजुअल, और हम जिस जगह काम करते हैं वहाँ भी लोग ही होते हैं, वो भी हमसे डील करते हैं। लेकिन क्या सब परस्पर रूप से आपस में इस चीज़ को समझते हैं, या सिर्फ ये बातें करने की होती हैं, लिखने की होती हैं, पढ़ने की होती हैं, आदर्शों में होती हैं, एक्चुअल में वर्क लाइफ बैलेंस पे किसी का ध्यान नहीं होता? तो आज इसी बड़े महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आखिर ये क्या है, क्यों ज़रूरी है, और आप इसे अचीव कैसे करें। कई चीज़ें सिद्धांतों में, थ्योरी में बहुत अच्छी और आसान दिखती हैं, लेकिन एक्चुअल में जब उनको आप करने जाते हैं, प्रैक्टिकलिटी में जब आप उनको करने जाते हैं, तो वो वैसी होती नहीं है। तो एना सेबेस्टियन के इस मामले से एक सबक लेते हुए हम सब इस चीज़ को गंभीरता से लेंगे। इसी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कुछ खास मेहमान। सीनियर फिजियोलॉजिस्ट डॉक्टर शंकी कुमार हमारे साथ हैं, टीम लीज की सीनियर वीपी बालासुब्रमण्यम एन नारायण, और लाइफ कोच सोनाक्षी जिंदल। इनसे हम बातचीत करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शंकी, मैं आपसे इसकी शुरुआत करना चाहता हूँ। हम सभी इस मामले में से अवगत हैं कि क्या हुआ, क्या घटा, और अभी भी ये ऑनगोइंग है। वो पूरी चीज़ एक तरफ, उसमें क्या है क्या नहीं, आगे क्या निकलेगा, लेकिन एक बड़ा सवाल तो खड़ा हो गया वर्क लाइफ बैलेंस का, या मैं कहूँगा वर्क हेल्थ बैलेंस का। तो क्या काम को अगर आप नज़रअंदाज करें और हेल्थ को काम के आगे, चाहे वो प्रेशर से करवाया जा रहा हो, चाहे आपकी कंपनी का या आपके ऑफिस का वर्क प्रेशर हो, या आपकी तरफ से उसमें कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आपका बैलेंस बिगड़ रहा हो, क्या वो इतना गंभीर हो सकता है कि बात जान पर चली आए? आई थिंक ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है विपिन जी, जो आज आप डिस्कस कर रहे हो। एंड आई फील कि इसमें अगर आप इसको सही से बैलेंस नहीं करते हो तो डेफिनेटली आपको शारीरिक तौर से, मानसिक तौर से, आपके स्वास्थ्य में, आपकी फैमिली रिलेशनशिप्स में, सब में बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। एक स्टैट्स बताती हूँ मैं आपको। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च स्टडी करी कि लोगों का वर्क लाइफ बैलेंस से क्या इम्पैक्ट होता है हेल्थ पे। उन्होंने देखा कि जो भी लोग 55 घंटों से ज्यादा काम करते हैं, आपके टिपिकल वर्क एनवायरनमेंट में आप 8 घंटे काम करते हैं और 8 घंटे 5 दिन तो 40 घंटे हुए। बट अगर हम इसको 55 घंटे से ज्यादा काम करते हैं तो आप 1.6 टाइम ज्यादा लाइकली है डिप्रेशन में जाने के, और 1.7 टाइम ज्यादा लाइकली है एंजाइटी में जाने में। और अगर हम इन्हीं में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की कुछ स्टडीज या कुछ आंकड़े लेके आए, तो वो कहते हैं अगर आप बर्नआउट एक्सपीरियंस करते हैं एक्सेसिव काम करके, तो आप बहुत ज्यादा प्रोबेबल है कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस में, अपनी हेल्थ के डिजीजेस में होना। आप ये समझिए, आपका जो नर्वस सिस्टम है, जो आपका शरीर और माइंड है, अगर वो एक सेंस ऑफ अर्जेंसी में जाता है तो वो एक फाइट या फ्लाइट मोड पे जाता है, और उससे आपका पूरा सिस्टम कहीं ना कहीं स्ट्रेस्ड होता है। वो स्ट्रेस सिर्फ आपके शरीर में इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए आना चाहिए। बट अगर आप हर समय
डेडलाइंस को लेकर, काम को लेकर अपनी बॉडी को उस स्ट्रेस में रखेंगे, तो आपके ऑर्गन्स, आपका माइंड कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट दिखाना शुरू करेगा। अगर हम उसको शॉर्ट टर्म में इग्नोर करते हैं तो लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा हानिकारक इम्पैक्ट आएगा। अब ये थोड़ा विडंबनात्मक है डॉक्टर मिस्टर बालासुब्रमण्यम, हम ये बातचीत ऐसे वक्त में, ऐसे समय पे और ऐसे देश में कर रहे हैं जहाँ पर हाल फिलहाल में ऐसे बहुत सारी बातें हुई जिन पे काफ़ी डिबेट्स भी हुई, जहाँ हमारे बड़े इंडस्ट्री लीडर्स, उसमें नारायण मूर्ति साहब भी शामिल हैं जो कि बहुत बड़े वेटरन हैं, बहुत हम सब उनका सम्मान करते हैं। कई और हमारे जो बड़े सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्होंने भी कहा कि सबको 16 घंटे, 18 घंटे, इतना घंटे, उतना घंटे, मतलब ज़्यादा काम करना चाहिए, अपने शुरुआती दिनों में ज़्यादा काम करना चाहिए, तभी करियर बनेगा, तभी देश की ग्रोथ होगी। दूसरे देशों के उदाहरण दिए गए और दूसरी तरफ ये मामला। अब कैसे इसको समझे, कैसे, कौन सी चीज़ सही है? नो डाउट एक बैलेंस तो हर जगह ज़रूरी है, लेकिन एक तरफ वकालत इस बात की कि 17 घंटे काम कीजिए, 18 घंटे काम कीजिए, और दूसरी तरफ अभी जो शंकी जी ने कहा और ये जो पूरा वाकया सामने आया, कंफ्यूज हो जाएंगे हम सब। जी बिल्कुल। देखिए प्रॉब्लम क्या है विद आवर कंट्री, हम रैंक 5 है ओवरऑल जीडीपी के हिसाब से, लेकिन जीडीपी पर कैपिटा और पर कैपिटा इनकम के हिसाब से रैंक 136। और इसका कारण ये है कि हम अनप्रोडक्टिव हैं ओवरऑल। जो काम करते हैं उसका वैल्यू इज एक्सट्रीमली लो। और इसको कैसे बूस्ट कर सकते हैं आप? ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन, मल्टीपल तरीके हैं। सिर्फ ज्यादा काम करना तरीका नहीं है और सस्टेनेबल भी नहीं है। एंड इट्स बीन प्रूवन कि आप कंटिन्यूअसली काम करेंगे, आफ्टर सर्टेन पॉइंट इन टाइम आपका प्रोडक्टिविटी एक्चुअली डिप करेगा। और इसका प्रूफ है जापानीज इकोनॉमी। उनके कल्चर में रिटायरमेंट का एक इक्विवेलेंट शब्द है ही नहीं उनके डिक्शनरी में। और जापान में देयर इज दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड करोशी, काम कर करके मर जाते हैं ओवरवर्क के कारण, राइट? और ये सब करने के बाद, इतना ग्रोथ डिलीवर करने के बाद भी जापान एज एन इकोनॉमी काफी अनप्रोडक्टिव है। और वो डायरेक्शन हमारे लिए सही नहीं है। इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हमको ये रिकग्नाइज करना है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में जो वर्कमैन कैटेगरी में है, 24,000 महीने का सैलरी या उससे कम जो ड्रॉ करते हैं, वो वर्कमैन कैटेगरी के अंदर है। मतलब 33 अलग कानून है इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, जो इनको ओवर टाइम के लिए एलिजिबल बनाता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन जो व्हाइट कॉलर जॉब्स करते हैं टिपिकली सर्विसेज इंडस्ट्री में, उनका एक्चुअली कोई डिफाइंड प्रोटेक्शन नहीं है, इम्प्लिसिट। तो इसके कारण एक्सप्लॉयटेशन करने का बहुत सारे तरीके होते हैं क्योंकि कानून का कोई प्रोटेक्शन नहीं है। सो तीसरा एक प्रॉब्लम है कि ओवर वर्किंग, लेट आवर्स काम करना, लाइट सब बंद हो गया, एसी बंद हो गया, फिर भी आदमी काम कर रहा है, एम्प्लॉय काम कर रहा है, इसको ओवर ग्लोरीफाई भी करते हैं, हीरो वर्शिप करते हैं। रॉन्ग कल्चर, अनसस्टेनेबल। जी हाँ, ये भी है। जो चिट्ठी लिखी गई उसमें ये भी बात कही आई कि आप ओवर वर्किंग के एनवायरनमेंट को ग्लोरीफाई कर रहे हैं और इस तरह की बातें हुई। सोनाक्षी, क्या अंतर है कि दो व्यक्ति हैं, एक है कि मैं अपनी मर्जी से काम कर रहा हूँ, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं एक शॉपकीपर हूँ और मैं लगा हुआ अपने बिजनेस के लिए, और या कोई और भी चीज़ है जो मुझे बहुत पसंद आ रही है और मैं करे जा रहा हूँ 17-18 घंटे काम, और ये है। और एक है कि ठीक है मैं काम कर रहा हूँ, मैं उत्साही हूँ, मैं उसके लिए, जॉब के लिए मुझे पैसे मिल रहे हैं, लेकिन कहीं मेरे अंदर काम खत्म हो गया, लेकिन फिर भी मुझसे कहा जा रहा है कि आपको अभी भी करना है, या डेडलाइन मीट करनी है, कल ये पूरा करके देना है, या इतनी चीज़ें करनी है। इन दोनों परिस्थितियों में क्या अंतर है? साइकोलॉजिकली हमारे ऊपर क्या ये दोनों ही कंडीशन, जहाँ पर दोनों तरफ ज़्यादा काम हो रहा है, लेकिन आपको या तो हेल्दी बनाएगी या फिर दूसरे फेज में लेके चली जाएगी? जी, तो अनहेल्दी तो दोनों ही हुए, क्योंकि 18 घंटे काम करना, आखिर में काम है और जीवन जीवन है, पूरा जीवन काम नहीं है। और एक जीवन को अगर खुशहाल तरीके से आप शांति से, स्टेबिलिटी से चलाना चाहते हैं तो एक बैलेंस से जिया जाता है, वही हम वर्क लाइफ बैलेंस जिसको बोलते हैं। और अगर हमें वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए तो उसके लिए वक्त मैनेज करना बहुत ज़रूरी है कि कितना वक्त हम काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है अगर जो आप काम करते हैं वो आपको बहुत पसंद है,
वो आपको और जीवित महसूस कराएगा, और जो आपका काम होगा वो इस सोसाइटी में भी कोई ना कोई प्रोडक्टिविटी क्रिएट करेगा। वो सब उसका बेनिफिट डेफिनेटली है, पर क्या आपका जीवन एक स्टेबल तरीके से चल पाएगा अगर आप सिर्फ काम कर रहे हैं? तो अगर वहीं पे आप अपने सेहत का ध्यान रख पा रहे हैं, आप अपने परिवार के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं, जहां आप घूमना चाहते हैं वहां घूम पा रहे हैं, जो आपकी दिल की इच्छाएं हैं वो इस जीवन में पूरा कर पा रहे हैं, क्या वही काम आप और जोश से और खुशी से और क्लैरिटी से कर पाएंगे? यही क्वेश्चन है जो हमें अपने आप से पूछना है, चाहे आप जॉब कर रहे हैं किसी और के लिए, चाहे आपका खुद का बिजनेस है, कि क्या आप वो काम अपने पूरी दिल जान से कर पा रहे हैं? क्या आखिरी दिन पे जब दिन पूरा होता है, क्या आप अपने जीवन के साथ खुश हैं? अगर आप खुश हैं तो अगले दिन आप 12 घंटे भी काम कर सकते हैं और आपका जीवन बहुत बैलेंस चलेगा। तो यही क्वेश्चन हमें अपने आप से पूछना है कि किस तरीके से हम अपने जीवन में वो बैलेंस ला सकते हैं। छोटी छोटी चीजें करके, चाहे वो 2 बार का ही अच्छा खाना है या 2 बार की ही वो चीजें हैं जो हमें करना पसंद है, उससे ही अगर हम दिन भर दें तो काम और जीवन का एक बैलेंस क्रिएट हो सकता है। देखिए, सवाल पूछने का एक तात्पर्य था, इस उदाहरण का भी एक तात्पर्य था कि सर्टेन टाइम एक ऑर्गेनाइजेशन हो गई, एक बिजनेस हो गया, या कुछ भी एक छोटी मोटी शॉप ही हो गई, अब उसमें एक आध कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो खुद बहुत काम करता है। ठीक है, ये सवाल शंकी मैं आपके पास लेकर आ रहा हूँ क्योंकि अगेन यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें एक साथ प्ले करती हैं। अब उसको क्या लगता है कि सब लोग मेरी क्षमता पे काम करें, एक अननेसेसरी दबाव आ जाता है, जबकि ऐसा संभव सबके साथ नहीं है। कुछ लोग वर्कोहॉलिक होते हैं, कुछ लोग अच्छा काम करते हैं लेकिन उनको एक डिफाइंड टाइमलाइन में काम करना पसंद होता है, वो बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सर्टेन टाइम ऐसे एग्जाम्पल सेट, जो ग्लोरिफिकेशन की बात आ रही ना ओवरवर्क के, वही कि भाई काम ये है वो है और ये प्रोडक्टिविटी और वो प्रोडक्टिविटी, होता होगा उससे बहुत कुछ, लेकिन वो एक अननेसेसरी दबाव बना देता है दूसरे व्यक्ति के ऊपर कि आप भी उतना काम कीजिए, और एक्सपेक्टेशन बढ़ जाते हैं, और अगर वो ना कर पाए तो फिर ऐसा लगता है कि ये कम काम कर रहा है। एब्सोल्युटली, आई थिंक ऐसे स्टैंडर्ड सेट करना किसी भी काम में, चाहे शॉप में, चाहे कॉर्पोरेट कल्चर में, बहुत ही नेगेटिव है, क्योंकि हम सब बहुत अलग इंडिविजुअल्स हैं। क्या मैं आपकी तरह रह सकती हूँ? नहीं, आप मेरी तरह नहीं रह सकते। हम सबकी पर्सनालिटी अलग है, हम सबके नेचर अलग हैं। कई लोगों को अपने काम से बहुत फुलफिलमेंट मिलती है, जैसे आपने नारायण मूर्ति जी का एग्जाम्पल बताया, उनको बहुत फुलफिलमेंट मिलती है अपना वर्क करने से। पर हो सकता है एक दूसरे इंसान को 8 घंटे काम करने से और ज्यादा टाइम फैमिली के साथ बिताने से फुलफिलमेंट लगती है। सो वो अंडरस्टैंड करना बैलेंस कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट इस सारी चीज को समझने के लिए। दूसरी चीज, अगर आप काम करते हैं, आप उसको एट द कॉस्ट ऑफ खाना, एट द कॉस्ट ऑफ आपकी नींद, उन सब में नहीं कर सकते। अगर आप उस लेटर में भी देखें, एक इंपॉर्टेंट चीज जो उनकी मदर ने हाईलाइट करी कि वो सोती नहीं थी, वो खाती नहीं थी, जब वो डॉक्टर के पास गई तो उनको ये सारी प्रॉब्लम्स हुई। तो एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? नॉट एट द कॉस्ट ऑफ फैमिली लाइफ, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ न्यूट्रिशन, स्लीप। आप समझो आपकी बॉडी एक मशीन है, अगर मशीन में आपने ऑयल नहीं डाला, अगर आपने मशीन की सर्विसिंग नहीं करी, वो वर्क करना स्टॉप कर ही देगी, आज नहीं तो कल कर देगी। एंड हर मशीन अलग तरीके से ऑपरेट होती है। सो आई थिंक रोल मॉडल्स बनाइए, बट जो रोल मॉडल मुझे इंस्पायर करे, जरूरी नहीं है वही रोल मॉडल आपको इंस्पायर करेगा। बी स्मार्ट अबाउट इट एंड नॉट कि सबको एक तरीके से चीजें करनी चाहिए। जैसे बाला सुब्रमण्यम, हमारे कॉर्पोरेट्स की हम बात करें, हिंदुस्तान के कॉर्पोरेट कल्चर की हम बात करें, एक एशियन कंट्री है, हमारा वर्क एनवायरनमेंट आपको कैसा लगता है? क्या हम बहुत ही प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में काम करते हैं, या अभी भी हम बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं प्रोफेशनलिज्म की, लेकिन हमारे कोर में अभी भी वैसा ही है जहाँ पर हम थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना कि ऐसी अप्रोच है कि बस जितना ज़्यादा काम करवा लिया जाए उतना बेहतर है, जिस तरीके से काम करवा लिया जाए उतना बेहतर है, और अगर मान लो इसमें थोड़ा भी ऊंच नीच हुई तो फिर हम उसको अनप्रोडक्टिविटी मान लेते हैं, या मान लेते हैं कि प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं है। हमारा ओवरऑल जो इंडिया का सिस्टम है वो कैसा है? देखिए, बीइंग एन एशियन कंट्री जैसे आप कह रहे हैं, और लास्ट ईयर 8% जीडीपी ग्रोथ मिला, एंड हम टारगेट कर रहे हैं कि हर साल 7-8% हमको ग्रोथ मिलना चाहिए, तो उसके हिसाब से अग्रेसिवली एम्बिशियसली काम तो करना ही है, लेकिन विद इन सेट बाउंड्रीज। इंडियन कॉर्पोरेट कल्चर आप देखेंगे तो मिक्स ऑफ इंडियन कंपनीज, एमएनसीज हैं, सबका प्रोफेशनल आउटलुक, टोन फ्रॉम द टॉप सब प्रोफेशनल ही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है,
कुछ पॉकेट्स में, कुछ टीम्स में, या कुछ मैनेजर्स जो माइक्रो कल्चर सेट करते हैं विद इन देयर टीम्स, वो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ओवरवेलमिंग होता है एम्प्लॉइज के लिए। एक बैलेंस होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, प्रोजेक्ट्स डेडलाइन अप्रोच कर रहा है इसलिए आपको थोड़ा ओवरवर्क करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद थोड़ा आप रिलैक्स कर सकते हैं, वो फिर भी ठीक है, एवरेज आउट हो जाता है। ऐसा नहीं कि आप स्पेशली सर्विसेज सेक्टर में एग्जैक्टली वर्कमैन जैसे 8 आवर्स 8 घंटे का रोज का काम नहीं होता है। दैट इज द ट्रूथ, और वो ठीक ही है, वो वर्ल्ड वाइड वही फिनोमिनन है। लेकिन ऑन एन एवरेज लॉन्ग रन में मैनेजेबल होना चाहिए वर्कलोड। ये 100% स्पेशली बड़े कंपनीज में वो इंडिविजुअल टीम लीडर्स मैनेजर्स के हाथ में ही है। समटाइम्स क्या होता है, बैड इंटेंशंस नहीं है, गुड इंटेंशंस ही है। वो मैनेजर्स को अपना टीम नंबर 1 करना है, इसीलिए अंडर वर्क प्रेशर, पीयर प्रेशर, अनफॉर्चुनेटली प्रेशर लगा देते हैं टीम के ऊपर, और इसके कारण ऐसे अनडिजायर्ड आउटकम्स निकलते हैं। दैट इज द ओनली इश्यू। एट अ ब्रॉड लेवल हम 3000 अलग कॉर्पोरेट्स के साथ काम करते हैं। कोई भी नहीं चाहता है कि फॉर्मली और इवन इनफॉर्मली कि ओवरवर्क करवाएं एम्प्लॉयज को, कोई नहीं चाहता है। इनफैक्ट काफी सारे कंपनीज में सिर्फ आउटकम्स या टारगेट बेसिस में रिव्यू करते हैं। ऐसा नहीं कि कितना घंटा काम किया आपने, एक्टिविटीज बेसिस का जो रिव्यू उस जमाना चला गया है। इट इज प्योरली आउटकम्स बेस्ड नाउ। ठीक है, तो चलिए हमने सिचुएशन को समझने की कोशिश की, वर्किंग एनवायरनमेंट को समझने की कोशिश की, और उसके अंदर क्या घटता है फिजिकली साइकोलॉजिकली उसको समझने की कोशिश की। एक छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फोकस करेंगे कि क्या वो फैक्टर्स हैं वर्क लाइफ बैलेंस के, वर्क हेल्थ बैलेंस के, जिनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, और क्या सिग्नल्स हैं जिससे आप समझें कि भाई ये बैलेंस बिगड़ रहा है और उन्हें आप कैसे ठीक कर पाएंगे। 2-3 अहम चीज़ें छोटे से ब्रेक के बाद। तो डेडलाइन बड़ी या लाइफलाइन, वर्क लाइफ बैलेंस, वर्क हेल्थ बैलेंस कैसे बिठाएंगे आप, इस पर हो रही है बात। और चलिए अब कुछ फोकस करते हैं कि कैसे आप ये सारी चीज़ों को फिक्स करेंगे अगर आपको लग रहा है कि आप भी इसी तरह की किसी स्थिति में फंसे हुए हैं। राइट, तो सोनाक्षी मुझे बताइए कि एज एन इंडिविजुअल, एज ए वर्कर, आपको कैसे पता लगेगा कि आपका जो ये बैलेंस है ये बिगड़ रहा है? वो कौन सी साइंस होंगे जहां पर आपको ज़रूर अलर्ट हो जाना चाहिए कि ये चीज़ अब थोड़ी बिगड़ रही है और मुझे इस पर ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल। जब हम हर रोज़ ऑफिस के लिए तैयार होते हैं, सबसे पहले हम अपने आप से ये देख सकते हैं क्या हमारा आज मन है ऑफिस जाने का, क्या हम रेडी है कि आज कोई भी हमें कुछ भी बोल दे, हम कुछ भी करके दिखा सकते हैं और हम आज रिजल्ट लाके ही दिखाएंगे। क्या हमारा ये स्टेट ऑफ माइंड है, या फिर हम ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से आज उस सर से हम बात ना करें, या ये हमारे पास आए ना, ये काम हम हैंडल ना हमें करने को मिले। जब हम भागने के लिए तैयार हैं काम से, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको सिग्नल आ जाना चाहिए कि कहीं पे वो बैलेंस बिगड़ चुका है। आपका अंदर का संतुलन जो है, एक खुशी का, एक शांति का, एक पैशन जिसको हम बोलते हैं काम के लिए, वो कहीं ना कहीं हिल चुका है। इसीलिए हम भागने के लिए तैयार हैं। जब हमें लगता है कि बस ब्रेक कब होगा, कब हम रिलैक्स कर पाएंगे, कब हम वो टीवी देख पाएंगे, कब हम वहां कहीं बाहर जा पाएंगे, जब हमारा फोकस पूरी तरीके से काम से भागने का होता है, इसका मतलब ये है कि वो आपका एरिया पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो रहा है। आपको वहां पे जो खुशी, जो शांति चाहिए, फुलफिलमेंट जो चाहिए, वो नहीं मिल रही है। तो अगर आप काम से भागते हैं, ऑफिस से भागते हैं, या फिर आपके दिमाग में इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन है क्विकली शैंकी, मैं आपके ऊपर आ रहा हूं कि जो सोनाक्षी कह रही कि आप काम से भागते हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक ही काम हो, दो अलग अलग लोग हों, एक भागे एक ना भागे, क्योंकि हम बहुत आइडियल स्टेट भी लेके नहीं चल सकते अगर, वरना मैं एक ही तरफा बात करता चला जाऊंगा कि सब कुछ आइडियल है। लेकिन डेफिनेटली वर्कर्स में भी अलग अलग रहते हैं लोग, जो आपके एम्प्लॉयज़ रहते हैं या आपके जो पार्टनर्स रहते हैं, कि भाई एक का मन लग रहा है, हो सकता है दूसरे का मन उतना ना लगता हो सकता है दूसरे का थोड़ा आलस हावी हो जाता हो। ये भी सारी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। यहाँ कैसे डिस्टिंक्शन होगा, यहाँ कैसे पहचान होगी? आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट चीज जो समझने की है इज आपका प्रोफेशन क्या है। आई थिंक कॉर्पोरेट कल्चर और बाकी सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं इतना इमरजेंसी कल्चर बन गया है, जैसे हम कोई डॉक्टर हों। सबसे पहली चीज़ समझनी है, हम प्रोफेशन में नहीं है टू सेव लाइफ्स। हमारा प्रोफेशन है डेडलाइंस का, काम का, जो कि इम्पोर्टेंट है, बट वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि अगर वो नहीं हुआ तो किसी की लाइफ चली जाएगी या कोई ऐसी क्राइसिस वाली सिचुएशन आ जाएगी।
दूसरी चीज, आई थिंक हर एक इंसान में उनके मैनेजर्स को, उनके कॉर्पोरेट कल्चर्स को देखना चाहिए कि किस में किस चीज की क्षमता है। हर कॉर्पोरेट अपने एम्प्लॉयज का एक एप्टीट्यूड टेस्ट करती है स्टार्टिंग में, जब उनको हायर करती है, देखने के लिए कि उनका किस चीज में कितना एप्टीट्यूड है। ये एक नेसेसरी सा स्टेप होता है मोस्टली कॉर्पोरेट्स में। अगर उस एप्टीट्यूड के समय पे आप देख पाए कि किस इंसान में कितना काम करने की चाह है, किस इंसान को कितना पैशन है, कितनी चीज कितना करने चाहते हैं, और उसके बेसिस पे वो वर्क करें। बट यहाँ मैं एक और चीज हाईलाइट करना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं हर एम्प्लॉय को एक एबिलिटी टू से नो को प्रैक्टिस करना चाहिए। असर्टिवनेस एक ऐसी चीज है जो हम एज अ साइकोलॉजिस्ट बहुत सारे लोगों को ट्रेन करते हैं। हमारे कल्चर में हमें बताया गया है हर चीज में हाँ बोलना बहुत अच्छी बात है, बट आप कब तक किस चीज में हाँ बोलेंगे? अगर आप असर्टिव हुए सही चीज को हाँ, और कुछ चीजों में जब आपके लिए एक्सट्रीम हो रहा हो तो वहां पे ना बोलना भी उतना ही आवश्यक है जितना हाँ बोलना है। ठीक है, ओके, राइट। मिस्टर बालासुब्रमण्यम, ये तो साइड हुई कि कहाँ, मतलब जो एम्प्लॉय है, जो वर्कर वो, लेकिन टीम लीड्स हुई, मैनेजमेंट हुआ, उनको कहाँ पहचानना चाहिए कि भाई उनके लिए भी लाइन ड्रॉ आ गई, इसके ऊपर अब वो और एक्सपेक्ट करेंगे तो ये गलत है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, वो लाइन ड्रॉ करना उतना आसान नहीं है। जैसे मैं आपको कह रहा था, आप एक वर्कर हैं, फैक्ट्री सेटअप में काम कर रहे हैं, तो काफी आसान है वो लाइन ड्रॉ करना, क्योंकि आपका जो काम है प्योरली कितने घंटे का आप काम कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन व्हाइट कॉलर सर्विसेज इंडस्ट्री में वो डिफाइन करना बहुत ही डिफिकल्ट है, और प्रेशर कई तरफ से होता है कि आपको बिलिंग ज्यादा करना है, और जैसे आप कह रहे थे एक एम्प्लॉय छोड़ के गया है, आपको रिप्लेसमेंट आपको लाने में थोड़ा टाइम लगेगा शायद, सो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को बर्डन शेयर करना पड़ेगा एक्सेट्रा। बट जैसे ही एम्प्लॉयज को लग रहा है कि ये शायद मुश्किल होगा, दे शुड गिव अ रेड फ्लैग अप फ्रंट, राइट? नहीं तो बाद में पछताएंगे। हमारे कल्चरल प्रॉब्लम भी शायद है कि उतना इजीली हम ना नहीं बोलते हैं, इवन इन पर्सनल लाइफ, तो इसलिए वो वर्क प्लेस में भी वो रिफ्लेक्ट करता है कि इजीली ना नहीं बोलते हैं। बट समटाइम्स सॉफ्ट नो पहले से बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड हमने ये देखा है कि जहाँ पे भी वो एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड एम्प्लॉइज लेते हैं कि ये शायद थोड़ा मुश्किल होगा, मुझे और थोड़ा सपोर्ट चाहिए, कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, वैसे एक पार्टनरशिप या कोलैबोरेटिव अप्रोच उस तरीके से आप सही कह रहे हैं। एक पूरा इकोसिस्टम चाहिए इसके लिए, ये कोई एक तरफ की बात नहीं हो सकती, ये एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर की बात नहीं हो सकती। एक पूरा इकोसिस्टम है जिसमें इक्वली सबको रोल प्ले करना है, क्योंकि बहुत आइडियल कंडीशंस तो कहीं भी नहीं होंगी, लेकिन उन सबके बीच में एक बैलेंस कैसे स्ट्राइक हो, एक संतुलन कैसे बैठे। एक एम्प्लॉय, एक वर्कर को नो करना है, एक मैनेजर या टीम लीड को देखना है कि वो अपनी लाइन तो क्रॉस नहीं कर रहा, और यहाँ पर शायद जो पूरा इन्वायरमेंट वो ऐसा बने कि भाई सब जगह संतुलन पैदा हो, ना कि असंतुलन की स्थिति बने। हालांकि अगेन ये कैसे अचीव होगा, ये बहुत एक महीन सी बात है, बट करना तो पड़ेगा ही, नहीं तो फिर इसी तरह की घटनाएं शायद सुनने देखने को मिलेंगी। लेकिन आई होप ये सारी बातें जो आज हमने की, अगेन अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग, थॉट प्रोसेस, इन सबको ही बढ़ावा देगी और इन्हीं चीज़ों से समस्याओं के हल निकलते हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और अपने इनपुट्स देने के लिए। नमस्कार।